हमने पिछले सेशन में फ्यूडलिज्म का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि ये जो चिड़िया है ये किस चिड़िया का नाम है और ये कैसे वर्क करता है। आज हम इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं, फ्यूडलिज्म के कुछ और एस्पेक्ट समझते हैं कि ज़िंदगी होती कैसी थी अंडर फ्यूडल सेटअप। हमने फ्यूडल लॉर्ड्स को देखा जो डिफरेंट कैटेगरीज के थे, जो डिफरेंट लेवल्स पे थे। लॉर्ड्स में हमने देखा जैसे अर्ल्स हैं, ड्यूक्स हैं, ये तमाम लोग आते थे, बैरन्स ये आते थे। सो दीज वेर वेजल्स ऑफ देयर ओन ओवर लॉर्ड्स, इनके ऊपर ओवर लॉर्ड्स होते थे। जैसे किंग वॉज ओवर द अर्ल्स एंड ड्यूक्स, द अर्ल्स एंड ड्यूक्स वेर ओवर द बैरन्स एंड द बैरन्स वेर ओवर द नाइट्स। ये तमाम चीज़ें हमने देखी और हमने देखा कि ये लोग अपने जो लैंड्स हैं उनको खुद कल्टिवेट नहीं करते थे। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन पेजेंट थी, पेजेंट्स, एंड दीज वर द पीपल जो हमारे जो ये हजरात हैं इनके लैंड्स पे दे वुड टिल देम। ये जो पेजेंट्स हैं ये लोवेस्ट क्लास है फ्यूडल सोसाइटी का और मेजॉरिटी क्लास भी यही है। ये भी डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, मतलब इट्स नॉट ए यूनिफॉर्म क्लास in itself. There can be different multiple categories. जैसे for example we can talk about freeholders. Freeholders ये कौन थे? इनके पास ज़मीनें थी जो इन्होंने रिसीव की होती थी from their lords, जिनको ये इस्तेमाल करते थे, मैनेज करते थे as if it was their own. इसका मतलब क्या हुआ है? ये जो ये फ्री होल्डर्स हैं ये किसी और के लिए काम नहीं कर रहे। That means they are not working for their lords. तो ये क्या करते थे तब? ये आम जनता की तरह टैक्स देते थे, जैसे इस वक्त भी टैक्स देते हैं आम लोग। वो अपने ज़मीन पे खुद काम करते, गवर्नमेंट को टैक्स देते रहते हैं। वैसे एग्रीकल्चर टैक्स तो हिंदुस्तान में है नहीं, बट अदरवाइज जैसे मैं अपने कंपनी में काम करूँगा और मैं अपनी फर्म में काम करूँगा, अपनी फैक्ट्री में काम करूँगा, फैक्ट्री का जो आउटपुट होगा उस पर टैक्स दूंगा गवर्नमेंट को। ये वैसे ही है। देन देयर वाज अनदर कैटेगरी एंड दीज what would these people do? ये टैक्स इन ए वे टैक्स ही देते थे बट नॉट मॉनेटरी टैक्स। ये अपने प्रोड्यूस का आधा हिस्सा दे देते जो भी फिक्स होता। दीज वेर कॉल्ड विलेन्स। एंड इनका एक और काम होता था, इनको कुछ दिन करना पड़ता था लॉर्ड्स के यहाँ काम, बट बाकी दिनों ये पूरे फ्री थे। ये अपने लैंड पे काम करते थे, इनको भी लैंड मिला होता था। ये जो ये फ्री होल्डर्स और विलेन्स हैं ये कंपैरेटिवली छोटा सेक्शन है पेजेंट्स का। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन इज दैट ऑफ सर्फ्स। इसीलिए आपने बहुत बारी फ्यूडलिज्म के लिए नाम सर्फडमिज्म भी सुना होगा, सर्फडम। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन सर्फ्स थी। दे वर सर्फ्स, SERFS, सर्फ्स। अब इनमें से बहुत सारे सर्फ्स में से ऐसे थे जिनके पास अपने लैंड्स भी थे जिनको वो खुद के लिए कल्टिवेट करते थे, बट दे हैड ऑल्सो टू वर्क ऑन लैंड्स एंटायरली फॉर देयर लॉर्ड्स। इनको ये भी करना पड़ता था। इसके अलावा सर्फ्स इनको क्या करना पड़ता था? दे हैड टू परफॉर्म एनी सर्विस विच द लॉर्ड वुड आस्क देम टू डू। जैसे कोई सड़क बनानी है, कोई घर बनाना है, कोई इमारत बनानी है, तो उसमें इनको काम करने के लिए अटेंड करना पड़ता था। ये सर्विसेज दीज वर फोर्स्ड लेबर फॉर द लॉर्ड्स कुड कॉल देयर सर्विस वट एवर दे लाइक्ड एंड सर्विस कुड नॉट बी आस्क्ड टू बी पेड। इसको भी ज़रा इस पे 2 मिनट हम काटते हैं। ये फोर्स्ड लेबर, ये टर्मिनोलॉजी भी इसको भी मैं थोड़ा सा समझता हूँ। ये टेंटेड टर्मिनोलॉजी, अब इसको कान खोल के सुनिएगा। ये शायद आपने ज़िंदगी में नहीं सोचा हो कभी जो मैं बात कहने वाला हूँ। और अगर ये चीज़ आपको समझ आई, मैं समझने से मतलब मेरा यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एग्रीइंग विद इट और डिसएग्रीइंग विद इज़ इमटेरियल। हम ये नहीं कह रहे कि हम इसे एग्री करते हैं या इससे डिसएग्री करते हैं। दैट इज़ अ टॉपिक फॉर अदर डे कि ये सही बात है या गलत बात है, मगर इस मसले को समझना ज़रूरी है। ये आपके थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ को बड़ा एक्सपेंड करेगा
और सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इसको समझने में भी आपकी मदद करेगा, चाहे फिर आप कोई भी साइड ले। मेरा साइड तो क्लियर है, आई डोंट लाइक सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, लेकिन दैट्स नॉट द पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे इसको बोला फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर इंटरेस्टिंग है, क्यों? क्योंकि फोर्स्ड लेबर नेगेटिव कॉनोटेशन रखता है, बुरी बात है, गंदी बात है, ये नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। चले, फेयर एनफ, एग्रीड, फोर्स्ड लेबर, किसी को ज़बरदस्ती काम क्यों कराना, ठीक है। अब आप इस वक्त के ज़माने में आप किसी कंपनी में काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, जहाँ भी काम करते हैं, आपने अपनी फर्म बनाई है, आपकी सैलरी है मान लीजिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए है आपकी सैलरी, ठीक। आप पहले महीने 1 लाख कमाए, अगले महीने 1 लाख कमाए, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 12 महीने हो गए, 12 लाख रुपए आपने कमाए। 12 लाख रुपए कमाने वाले पे टैक्स लगता है इस मुल्क में, एक हाइपोथेटिकल मुल्क में, 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए आपका टैक्स है। साल मुकम्मल हो गया, आपने ITR फाइल किया, आपने अपने इनकम सोर्सेज बताया कि मेरी इनकम 12 लाख है, मैं इस टैक्स स्लैब में आ रहा हूँ, मैं 1 लाख टैक्स दे दिया। आपने 1 लाख टैक्स दिया, सरकार भी खुश, आप भी खुश, और आपने 11 लाख रुपए पॉकेट कर लिए, ठीक है। इसको सब एक्सेप्ट करते हैं, ये ठीक है, ये गुड है, ये अच्छा है, वेरी गुड, यही करो। लेकिन इस चीज़ को देखने का एक और नज़रिया भी है। आपने काम किया 12 महीने, यू वर्कड फॉर 12 मंथ्स, और आपने अर्न किया 11 मंथ्स। आपके जेब में कितने होने चाहिए थे 12 महीने के बाद? 12 लाख। आपके जेब में है कितने? 11 लाख। 1 महीने का लेबर गया कहाँ? 1 महीने का लेबर आपने इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया। You served the government for 1 month without getting paid for it. That's what happened in that 1 month. You were doing the government's job for the company, and the company paid government instead of you that 1 lakh rupees. अब इसको फोर्स लेबर क्यों नहीं कहेंगे? ये सटल चीजें होती हैं जो टेक्स्ट के अंडरलाइन में हो रही होती हैं। It's undergoing somewhere subtly, 3 layers, 10 layers के बाद इसको बहुत थ्रेडबेयर सोचना पड़ता है, तब कोई इंसान ऐसे सोचता है। अदरवाइज वो उसको पास करता है, हाँ ये तो फोर्स लेबर है, उसको अपना आप नहीं लगता फोर्स लेबर। इसीलिए बहुत सारे फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट्स और एक्सट्रीम राइट विंग वो आर्ग्यू करते हैं एनी काइंड ऑफ टैक्सेशन इज ए थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी। किसी भी प्रकार का टैक्सेशन चोरी है। तो अब उसके अपने प्रोपोनेंट्स है टैक्सेशन के, उसके अपने आर्गुमेंट्स है कि वाई देयर शुड बी टैक्सेशन। एंड इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पीपल कैन नॉट बी टैक्स्ड, द ओनली टैक्स दे हैव टू पे इज ज़कात, एंड इफ नॉन मुस्लिम देन जिजिया। इसके अलावा उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता। इन इस्लामिक फ्रॉम एन इस्लाम प्योरली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन टेक you can ideally take what is called cess. आप सेस ले सकते हैं, दैट इज़ मनी टेकन फॉर सम पर्पस। क्या हम ये रास्ता बना रहे हैं, इस रास्ते में 1 लाख रुपए खर्चा आ रहा है, लोग इसके लिए पैसा इकट्ठा करें, ये हो सकता है। आई डो नॉट नो, मैंने उतना इस्लामिक फाइनेंस नहीं पढ़ा है, बट बाय एंड लार्ज कुरान ओनली टॉक्स अबाउट ज़कात, ये उसके अलावा और किसी चीज़ के बारे में बात करता नहीं है, दैट्स अ नोन थिंग। लेकिन मुस्लिम्स वंस दे स्टार्टेड मेकिंग गवर्नमेंट्स दे रियलाइज कि गवर्नमेंट शायद सिर्फ ज़कात के पैसे पे नहीं चल सकती, एंड देन दे लेड डिफरेंट टैक्सेस। उश्र कहते थे एक टैक्स को, वो अप्लाई करते थे, ऐसे बहुत सारे टैक्स करते हैं। आई डोंट नो क्लासिकल स्कॉलर्स का इस पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आर दीज टैक्सेस अलाउड और नॉट, बट देयर आर स्कॉलर्स हु हैव क्वेश्चन कि इट्स ए थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी। आप नहीं लोगों की दौलत उनसे छीन सकते हैं, विच टैक्सेशन इज़ इन ए वे। तो बॉन्डेड लेबर में भी ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। आप 1 महीने का लेबर डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हो, आप उनको बाकी तो टैक्स नहीं दे रहे, यही दे रहे। अगर बाकी भी टैक्स दें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहें
कि जो मैं 11 महीने अपनी खेती में काम कर रहा हूँ उसमें से भी आप 50% ले रहे हैं या 40% या 30% और फिर 1 महीना मुझसे काम भी करा रहे हैं, ये बॉन्डेड लेबर है। जो अभी मैं कर रहा हूँ गवर्नमेंट को 1 महीने का टैक्स देकर, वो बॉन्डेड लेबर नहीं है। नहीं, गलत है ये आपकी सोच। तब ये दोनों तब भी एक ही चीज़ है। हाँ, ये इंटेंसिटी में डिफरेंट है। कहने का मतलब, जो पहला एग्जाम्पल है उसमें आपसे 50% टैक्स लिया जा रहा है, दूसरे केस में 1% ही लिया जा रहा है। बस ये फ़र्क है, इंटेंसिटी का डिफरेंस है। देन देयर इमर्जेस अ ब्यूटिफुल इनसाइट देन, जिसको हम समझ सकते हैं। मे बी bonded labor in essence is not bad or good. It's only when it crosses a threshold it becomes bad. कहने का मतलब, अगर 1% टैक्सेशन है, 2% टैक्सेशन है तो कोई मसला नहीं है, इट्स ओके, ये करना चाहिए। लेकिन अगर टैक्सेशन 80% पहुंच जाती है, देन इट इज़ अनफेयर। हो सकता है ऐसे हम इसको तब देखें। हम अभी कोई साइड नहीं ले रहे, इनमें से कोई साइड अभी सही नहीं है, गलत नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू हाउ यू कैन थिंक अबाउट दीज इश्यूज, एंड दीज आर ऑफन टाइम्स मिस्ड. If you sit back and think about it, you would not have thought about it like this. तो फोर्स लेबर इनको देना पड़ता था. इन अ वे दिस वॉज देयर टैक्स. इन रिटर्न इनको प्रोटेक्शन मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा अकेले नहीं बना सकता सड़क. अब ये फीफ जो है, ये जो बना रखा है पूरा एक, इस पे जो लॉर्ड है वो उस पर सड़क बनवाएगा सबको इकट्ठा करके. सो इंस्टेड ऑफ पेइंग टैक्स, you are doing the work directly. So they would like this, and they would not ask for any payment for it. अब लैंड जो होल्ड करते थे उसमें भी पार्ट ऑफ प्रोड्यूस इनको देना पड़ता था. इन्हीं वजह से they would suffer a lot. So what is actually the cause of suffering? It's not the bonded labor. It is again not that they have to give a part of produce. It is the amount of taxation. ये उनको मार रही है. कहने का मतलब, अगर इनको कहा जाता ना, अगर मिडिवल वर्ल्ड में कोई बादशाह आता, वो आपको बोलता कि साल में आपको 1 दिन मेरे यहाँ काम करना है और आपको 5 किलो अनाज मुझे देना है 1 साल में. आपको पता है पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो उस कंट्री में जाकर सेटल हो जाती है. ये इतने कम रेट्स हैं. अब इसी को जब बढ़ाएं कि आपको 365 दिन में 300 दिन मेरे यहाँ काम करना है और जो आपने उगाया उसमें से आपको 80% मुझे देना है, अब ये जुल्म हो रहा है. नाउ दिस इज समथिंग पीपल वुड रन अवे. इसके लिए देयर इज इकोनॉमिक्स में एक कर्व, प्रोबेबली उसको लॉरेंस कर्व कहते हैं, आई एम नॉट श्योर, जो टैक्सेशन और रेवेन्यू के बीच में रिलेशन बताता है कि टैक्सेशन जब धीरे धीरे बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम कम होना शुरू हो जाता है टैक्स का रेवेन्यू, बिकॉज पीपल वुड रन अवे, दे वुड नॉट वांट टू वर्क. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है. यहाँ पे दे वर टाइड टू द लैंड. वो अपने मास्टर्स को नहीं बदल सकते थे. ये यहाँ पे फ्रीडम का एक मसला है. फ्रॉम ए मॉडर्न पर्सपेक्टिव तो है ही एक मसला. दे डू नॉट हैव ए चॉइस इन इट. यू आर बॉर्न इन इट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. तो when would they change masters? They would change masters when the masters would change. That means अब उस ज़मीन का मालिक कोई और है तो उसी वक्त ये काम हो सकता था, तब उनका मालिक बदल सकता. अदरवाइज नो, वो अपनी ज़मीन को छोड़ नहीं सकते थे. और अगर इफ़ दे वर कॉट दे वर सिवियरली पनिश्ड. ये डेटरेंस है, इसको बोलते हैं क्राइम एंड पनिशमेंट की थ्योरी में डेटरेंस. डेटरेंस में बहुत टू स्टॉप पीपल फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट, हार्श पनिशमेंट्स आर इन्फ्लिक्टेड. तो हार्श पनिशमेंट्स इन्फ्लिक्ट की जाती है. अब इसमें भी पीपल थिंक ऑफ दीज थिंग्स कि ये इतना बड़ा हार्श थे मिडिवल लोग, ये बड़े बुरे थे, हम देखो कितने सोफिस्टिकेटेड क्यूटी अच्छी बातें हैं, हम सब कुछ इजाज़त देते हैं. नहीं, ये फिर से डिग्रीज का डिफरेंस है. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, यू डू द सेम. आप बड़ी हार्श पनिशमेंट्स देते हैं, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशंस हैं. ये बड़ी हार्श पनिशमेंट है, इंसान ने कुछ किया भी नहीं है और उसको डिटेन कर दिया. ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रीजन है, सेडिशन है, नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड डिफरेंट कंट्रीज़ में कानून है जिस पे लोगों को वो जेलों में सड़ते रहते हैं कितने साल, तो 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल हो रहते हैं. एंड दीज आर वेरी टफ थिंग्स टू गो थ्रू. नाउ दैट यू वुड सी कि ओ ये बहुत बड़ी बात है एज़ कम्पेयर टू दैट, उसने तो सिर्फ ज़मीन छोड़ा था.
नहीं, इसको ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक और तरीके से भी देखा जा सकता है। कैसे इसको देखा जाए? इसको देखा जा सकता है, यू आर इन्फ्लिक्टिंग ए सीवियर पनिशमेंट ऑन व्हाट मैटर्स टू योर नेशन, दे आर इन्फ्लिक्टिंग ए सीवियर पनिशमेंट ऑन व्हाट मैटर्स टू देयर नेशन। वहाँ पे बैकबोन है उनकी सोसाइटी का सर्फडम। अगर एक सर्फ उल्टा बिहेव करेगा तो हालात ख़राब हो जाएंगे। सो कहने का मतलब तो क्या ये सब कुछ ठीक था? जैसे फॉर एग्जाम्पल स्लेवरी एंड पर्टिकुलरली जो ट्रांस अटलांटिक ट्रेड है, इज वॉज दैट गुड देन? नो, वी आर नॉट सेइंग दैट एट ऑल कि दीज थिंग्स वर गुड. What we are saying is most of these were in fact we can say कि जैसे wars हुए, are wars good? No, wars are bad, they should not happen. But some of these things are products of their time and they are to be looked in that particular sense. हर एक चीज़ क्योंकि वो पुरानी है वो बुरी है ये नहीं है. We have to look at these things from the perspective in which the people living then would have looked upon it. अब इसमें heinous things like जैसे हॉलोकॉस्ट है, ट्रांस अटलांटिक ट्रेड है स्लेवरी का, या विच हंटिंग है, इंक्विजिशन है, ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, इनको नहीं किया जा सकता कि ये भी चलो ठीक है. दीज आर ब्लैक्स एंड वाइट्स. ब्लैक्स एंड वाइट्स में कोई डिफरेंस नहीं होता. ये जो ग्रे एरियाज होते हैं ना, इन पे वी नीड टू बी बहुत ज़्यादा मोहतात. लेकिन यूजुअली क्या करते हैं, बिकॉज हम ब्लैक और वाइट पहचान लेते हैं, हम फिर ग्रे को भी उसी ज़ुमरे में डाल देते हैं. मेरा मकसद सिर्फ पॉइंट आउट करना है कि ग्रे के बहुत सारे शेड्स हैं. इतना ईजीली इसको जज ना करें, और करना भी है, मतलब जजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी बात नहीं है. उस वक्त सोचे कि क्या क्या चीज़ें सोचने लायक हैं उस चीज़ के बारे में. ये पहलू को भी देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि ये चीज़ जो हो रही है ये क्या है, क्या ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के ख़िलाफ़ है. ये तमाम चीज़ें, उस वक्त की मोरालिटी, उस वक्त का पॉलिटिकल थॉट, ये तमाम चीज़ें ये देखने की ज़रूरत है. तो इसका ऑपोजिट भी होता था. कभी कभार कोई लॉर्ड वो अपने सर्फ से बहुत खुश हो जाता था. मुगेम्बो खुश हुआ तो क्या करता था मुगेम्बो उस टाइम पे, वो उसको फ्री कर देता था. देन ही वुड बिकम ए फ्री मैन. कंप्लीट फ्रीडम उसको मिल जाता था. फ्यूडल लाइफ जो थी, इट वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर तमाम इकॉनमीज़ का बैक रहा है. इंसान जब से शुरू हुआ है तब से आज तक. आज भी एग्रीकल्चर ही इकोनॉमीज़ का बैक होता है. इवन राइट नाउ दिस इज़ ट्रू. हिंदुस्तान की इकॉनमी है. अब आप देखेंगे, अगर आप इकॉनमी को डिवाइड करेंगे तो यू वुड सी सर्विसेज सेक्टर सबसे ज़्यादा जीडीपी को डोनेट करता है. तो एग्रीकल्चर कहाँ से आ गया था बैकबोन हिंदुस्तानी इकॉनमी का? टर्न्स आउट ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है. सर्विस सेक्टर इज़ नॉट ह्यूमन कैपिटल इंटेंसिव. दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स उसमें कम काम आता है. एग्रीकल्चर में ह्यूमन रिसोर्स बड़ा काम आता है. तो एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सर्विसेज, और दूसरे नंबर पे फिर मैन्युफैक्चरिंग, और वो मैन्युफैक्चरिंग जो फिर से एग्रीकल्चर रिलेटेड होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमंस एम्प्लॉयड होते हैं. जैसे हिंदुस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पाकिस्तान में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं. एंड सेम इज़ विद बांग्लादेश. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ये होते हैं. कॉटन के साथ जो काम करना पड़ता है उसके साथ बड़े लोगों की ज़रूरत पड़ती है. एंड सॉफ्टवेयर पार्क जो बेंगलोर में है या फिर गुड़गांव में कुछ कंपनीज हैं, उन ऑफिसेज में कितने लोग ही काम करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स रिक्वायर लॉट ऑफ पीपल टू वर्क, सो इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट और लॉट ऑफ पीपल. एंड देन ऑल्सो एग्रीकल्चर आपकी फूड सिक्योरिटी को मदद करता है. एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे वही सेकेंडरी सेक्टर के लिए काम आएंगे. इकॉनमी को डिवाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं. एक ये है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक. एक है एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज. सो टर्न्स आउट ये तीन और वो तीन ये कोइंसाइड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट दैट्स नॉट नेसेसरी. तो सेकेंडरी सेक्टर्स के लिए प्राइमरी सेक्टर्स ज़रूरी होते हैं. जैसे आइसक्रीम की जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो नहीं होगी जब तक आपके यहाँ दूध नहीं पैदा हो रहा, मिल्क नहीं पैदा हो रहा. बटर नहीं बन सकता जब तक मिल्क नहीं होगा. घी नहीं बन सकता. अब टर्शरी और एक लेवल आगे जाएँ, टर्शरी सेक्टर में तो वो नहीं आता. मैं मिसाल दे रहा हूँ बस. गुलाब जामुन बनाना, ये बनाना, रसमलाई बनाना,
मिठाइयाँ बनाना, ये नहीं हो सकती जब तक घी नहीं होगा फॉर एग्जांपल। सिमिलरली आप बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जिसमें आटा चाहिए होता है, मैदा चाहिए होता है, जिसके लिए फिर से एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर काइंड ऑफ टर्न्स इनटू द बैकबोन ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और ये जब एग्रीकल्चर काम करता है तभी कुछ लोग फ्री होकर सर्विसेज सेक्टर में जाते हैं, अदरवाइज वो भी नहीं होता। तो एग्रीकल्चर काइंड ऑफ इज अ बैकबोन इवन टुडे, बट फ्यूडल लाइफ तो 100% एग्रीकल्चरल थी। अच्छा, अगर हर एक चीज़ एग्रीकल्चर ही होता तो बोलना ही क्यों है? ये याद रखिएगा हमेशा, जब कोई टर्म उठती है ना, दैट मीन्स कुछ डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, नेसेसरी है इसको समझना। जब एक ही बात कही जा रही थी करनी क्यों थी, जब वही बात कही जा रही है। तो व्हेन यू से फ्यूडल लाइफ वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, दैट मीन्स सोसाइटीज आर बेस्ड ऑन समथिंग एल्स एज वेल। हाँ, ऐसी बात सही है, देयर आर सोसाइटीज दैट वुड नॉट बी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। तो वो क्या करते हैं, वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट होते हैं, फिर वो किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं। टाउन्स जो होते हैं, टाउन्स नहीं होते एग्रीकल्चर। अब जैसे श्रीनगर है, श्रीनगर एग्रीकल्चरल इंटेंसिव नहीं है। दिल्ली में क्या लोग तो खाते पीते नहीं हैं, खाते हैं पीते हैं, लेकिन उनकी इकॉनमी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं है। कराची, ढाका, काबुल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं है ये सारे। ऐसे ही फिर इनको बड़ा करो, काबुल को और बड़ा करो तो बन गया इस्लामाबाद, इस्लामाबाद को और बड़ा करो बन गया कराची, कराची को और बड़ा करो बन गया मुंबई, मुंबई को बड़ा करो बन गया टोक्यो, ऐसे। और टोक्यो को और बड़ा करो बन गया जापान। ठीक, तो जापान इज अ इकॉनमी विच इज़ नॉट एग्रीकल्चर बेस्ड। तो ऐसी बहुत सारी इकॉनमीज हो सकती हैं। टर्न्स आउट जो इकॉनमीज होती हैं ना, ये इसमें एक पैटर्न फॉलो करते हैं। हर एक इकॉनमी पहले एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर बेस्ड होती है, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग में जाती है, और फिर वो जाती है सर्विसेज लेड ग्रोथ। अब इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। इंडिया इसमें एक क्लासिकल एक्सेप्शन है। इंडिया का क्या हुआ, इंडिया का प्राइमरी सेक्टर के बाद डायरेक्टली सर्विसेज सेक्टर ने टुक ओवर। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग एनोमलीज क्रिएट करता है हिंदुस्तान में, कि यहाँ पे ग्रोथ है लेकिन बहुत सारी बेरोज़गारी भी है, यहाँ पे ग्रोथ है लेकिन बहुत सारी गरीबी भी है। क्यों? क्योंकि सर्विसेज सेक्टर बहुत पैसा देता है लेकिन एम्प्लॉय बहुत कम लोगों को करता है। बीच में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बड़ा नहीं, जो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करता है। तो इसीलिए वो डिवाइड आ गया अमीरों और गरीबों के बीच में बहुत ज़्यादा। तो खैर, हम अभी फ्यूडल लाइफ को देख रहे हैं। मैं भावनाओं में बह गया। विलेज फार्म को एक मैनर कहते थे, मैनर MANOR, मैनर। और इसका साइज़ वेरी करता था। मैनर को आप समझ सकते हैं एक छोटा मोटा गांव, ऐसे समझ सकते हैं। इसके सेंटर में, जैसे अगर आप पुराने गांव में आज भी जाएं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, तो आपको मिलेगा कोई वहाँ के ज़मींदार होंगे बड़े, कोई बड़ी फैमिली होगी, सेठ जी। तो वैसा होगा, कोई फैमिली होती है बीच में गांव में, वो बहुत बड़ी फैमिली ज़मींदार की। ऐसे ही यहाँ पे देयर इज अ मैनर हाउस ऑफ द लॉर्ड, जहाँ पे वो रहता था। या उसके अगर बहुत सारे ऐसे मैनर्स हैं तो हर जगह ऐसा ही घर होगा, तो ही वुड विजिट हिज मैनर। किसी एक में रहेगा, फिर कुछ महीने किसी और में रहेगा, और ही वुड विजिट। सो दे वुड पजेस सेवरल मैनर्स। मैनर में क्या होता था, एक लार्ज फार्म जिसपे तमाम लोग जो होते थे वो वर्क करते थे। एक पास्चर एरिया होता था जिसमें कैटल ग्रेजिंग होती थी। कुछ कॉमन वुड्स होते थे जहाँ से फ्यूल और टिम्बर मिलता था। देयर वुड बी अ नंबर ऑफ कॉटेजेस जहाँ पे कॉमन लोग रहते थे। एक वर्कशॉप की जगह होगी जहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन स्मिथी हो रही होगी, घोड़े के लिए वो जो डिफरेंट औजार चाहिए वो बन रहे हैं, लोहा का कोई काम हो रहा है, ऐसी चीज़ें होती रहती थी। और देयर यूज्ड टू बी अ वर्शिपिंग प्लेस एज वेल। ये होता था एक गांव। तो ये अभी आप देख सकते हैं, ये भी एक सेल्फ सस्टेन्ड है, एक सेल्फ सस्टेन्ड रिपब्लिक की तरह है। हिंदुस्तान में मैनर नहीं होते थे सेल्फ सस्टेन, यहाँ पे तो पूरा विलेज ही सेल्फ सस्टेनिंग होता था। मैनर इज विलेज से छोटा, ये उतना बड़ा नहीं है। फ्यूडलिज्म ने अपने वक्त में अपना पर्पस फुलफिल किया। इसने एक सर्टन मेजर ऑफ ऑर्डरलीनेस सोसाइटी में लाई अपने वक्त में, सेफ्टी और सिक्योरिटी लाई मिडीवल लाइफ में। तो ये ना होता तो क्या होता, वी डोंट नो। ये बात करना भी अजीब ही है, पता नहीं तो क्या होता अगर तब ये ना होता। इसने सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटी को ज़िंदा रखा अपने वक्त में, लेकिन इसका जो बुरा साइड था वो भी है। और ये हाइंड साइड में जब हम देखते हैं तो यूँ होता तो क्या होता।
डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। तो इसका भी एक अनदर साइड है, इसने एक रिजिड क्लास बेस्ड सिस्टम बनाया, इंसान को इंसान से अलग कर दिया, क्लास को क्लास से अनदर कर दिया, अलग कर दिया। और सबसे बड़ा फ्रॉम ए पॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, इसने इकोनॉमीज ऑफ स्केल को पॉसिबल नहीं होने दिया, इसने पॉलिटिकल यूनिटी को पॉसिबल नहीं होने दिया। ये छोटे छोटे अलग अलग ही रह गए, ये बट के ही रह गए, ये एक नहीं हो पाए, ये एक कौम नहीं बन पाई। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं विद स्मॉलर स्टेट्स एंड स्मॉलर किंगडम, वो प्रॉब्लम्स फ्यूडलिज्म के साथ रही। नोबल्स वक्त के साथ कॉम्प्लेसेंट बन गए, वो जो आम इंसान थे वो उनको बड़ी नीची नज़र से, छोटी नज़र से देखते थे। और क्योंकि ये धीरे धीरे इनहेरिटेड बन गया, तो इट ब्रॉट विद इट अथॉरिटी एंड ऑपरेशन ऑफ वन ग्रुप ऑन अनदर ग्रुप। ये भी होता रहा साइमल्टेनियसली। हमने इसके बारे में बात की है कि डिवीजन ऑफ पावर की थ्योरी जो कहती है पॉलिटिक्स में, वो यही कहती है पॉलिटिकल थॉट में कि पावर को डिवाइड करो, अदरवाइज बेड़ा कर देंगे लोग हर एक चीज़ का। यहाँ पे तो एक ही फैमिली के पास पावर है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और ये लॉर्ड्स इतने ताकतवर हो जाते थे कि कभी कभार किंग के लिए भी पॉसिबल नहीं होता था इनको कंट्रोल करना, और ये अक्सर आपस में ही लड़ते थे छोटी छोटी सेल्फिश एंड्स के लिए। तो इन सब मामलात में बादशाह का हमने देखा कि लोअर लेवल के साथ कोई कांटेक्ट है ही नहीं। तो जो लोअर कॉमन मैन है, ही इज़ लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ हिज लॉर्ड। और ये लॉर्ड्स यूजुअली इररेस्पॉन्सिबल होते थे, ये अनमाइंडफुल होते थे, कोई लोगों का वेलफेयर नहीं करते थे। बड़ा बुरा हाल था इस मामले में, एंड देयर वाज नो वन यू कैन गो टू। इस पूरे सिस्टम ने इकोनॉमिक स्टैग्नेशन लाया। अब देखिए, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एक तो हो गया, किसी सिस्टम का अपना ग्रोथ का पोटेंशियल ही इतना ही है। जैसे आप चला रहे हैं चेतक, आप चला रहे हैं ऑल्टो, आप चला रहे हैं i20, आप चला रहे हैं शेवरोले की कोई गाड़ी, ऐसे ही हर एक गाड़ी का अपना लिमिट होता है ना, उससे आगे नहीं कर सकती कुछ भी। आपको 100 फीट चौड़ा बिल्कुल प्लेन मैकएडमाइज्ड रोड बनाया, प्रॉपर क्लियर, कोई उस पर खड्डा नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट है, तब भी आपकी गाड़ी की एक लिमिट होगी ना, उससे आगे नहीं बढ़ सकती। एक तो हो गया सिस्टम के अपने अंदर का लिमिट कि इससे ज़्यादा ये ग्रोथ नहीं दे सकता। दूसरा हो गया सिस्टम में अंदर रहने वाले लोगों की एफिशिएंसी। ये दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। यूजुअली जब फ्यूडलिज्म को क्रिटिसाइज किया जाता है तो क्रिटिसाइज किस चीज़ को किया जाता है कि ये सिस्टम एफिशिएंट नहीं था, विच इज़ ट्रू एज कम्पेयर टू कैपिटलिस्ट सिस्टम, ये एफिशिएंट नहीं था। लेकिन साइमल्टेनियसली एवरी सिस्टम इज डिफाइंड बाय द कैरेक्टर ऑफ इट्स पीपल। सो ऑफन टाइम्स वी ब्लेम द सिस्टम्स। ये मॉडर्न मैन का एक प्रॉब्लम है, वो कहेगा कि अगर ये होता तो मैं तो बन गया होता शेक्सपियर। तुम कुछ नहीं बनते, तुम नालायक ही रहते, क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर ही वैसा था। अब इसकी मिसाल सबसे अच्छी है मुग़ल एम्पायर का गिरना। मुग़ल एम्पायर के गिरने के टाइम इकोनॉमिक जो ऐसा था वो अपने पीक पे नहीं पहुंचा था उनका, कि उनका सिस्टम ही उनके किंगडम को मेंटेन नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं था मुगल्स के साथ। व्हाट आर वी ट्राइंग टू से इज द मुगल सिस्टम, देयर रूलिंग सिस्टम, देयर इकोनॉमिक सिस्टम wasn't something which had outlived itself, कि इसको तो अब टूटना ही था, ऐसा नहीं था। हम औरंगज़ेब की पॉलिसी डिसीजंस को अभी क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, या सही कह रहे गलत कह रहे, हम बात ही उसकी नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं नोबल्स के कैरेक्टर की आफ्टर एंड एट द टाइम ऑफ औरंगज़ेब, दैट हैड फॉलन टू दैट लेवल टू दैट लेवल टू दैट लेवल कि कोई भी सिस्टम ने गिर ही जाना था, कोई भी सिस्टम ने गिर ही जाना था। One of the Iblisi trait in modern humans is this, कि blame something outside, don't blame your own self। कि तुमने क्या किया, are you at your 100% efficiency that you are blaming the system for it। ठीक है, तुमको ये नहीं करने दे रहे, आपको मजहब ये इजाज़तें नहीं दे रहे, आपको सोसाइटी ये इजाज़तें नहीं दे रही, आपको कौम ये इजाज़तें नहीं दे रही, कानून ये इजाज़त नहीं दे रहा। जो इजाज़त दे रहा है उसमें कौन से तीर मार लिए तुमने। मैं इसकी आई एम पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस, फ्यूडलिज्म हैड outlived itself, that is true,
इसमें थे इश्यूज. जब हम आगे पढ़ेंगे फ्यूडलिज्म जब गिरा तो यू वुड सी कि फ्यूडल सोसाइटीज़ में कुछ इनहेरेंट एलिमेंट्स थे जो ग्रोथ को फर्दर डेवलप नहीं होने दे सकते थे, एंड देयर स्टार्टेड इमर्जिंग इंडिपेंडेंट टाउन्स. नाउ दैट इज़ वेयर फ्यूडलिज्म की एफिशिएंसी अब हो चुकी है 100% कवर. बट दिस इज़ नॉट ट्रू एवरीवेयर. Most of the places the character of feudal lords is so bad, so naive, so worse that this system itself looks corrupted. And this is also an important insight you should look into, जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि within the resources what are you doing, and then you push the resources आगे. लेकिन इंसान का होता है ना वो फितरत कि हर एक चीज़ पहले होनी चाहिए उसके प्लेट पे, चाहे फिर वो उसको खा पाए या नहीं खा पाए. इसको कहते हैं कश्मीरी में अच्छा नज़बश है. पेट की भूख नहीं, आंखों की भूख है. तो मॉडर्न ह्यूमंस आंखों के भूखे हैं. उनको सारी चीज़ें दे, उनको फ्रीडम दो, हर एक चीज़ आज़ादी दो. फिर क्या, फिर उनसे घर बांध पाते हैं? उनसे तब भी कोई घर नहीं बांध पाता बेशर्मों से. तो कहने का मतलब कि चलो ठीक है, हमने कर लिया फेमिनिज्म, हमने मॉडर्निज्म कर लिया, कम्युनिज्म कर दिया, सब कुछ. अब मसला हल हुआ? नहीं हुआ. उसके बाद भी वैसे ही है. तो ये सिर्फ इब्लीस का कैरेक्टर है, यू मेड मी डू सो, तुमने कराया मुझसे ऐसा. खैर, इससे मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा कि सिस्टम में कोई दिक्कतें नहीं होती है. सिस्टम में भी दिक्कतें होती है, इश्यूज बाहर से भी होते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए होते हैं. बट दिस इज़ जनरली नॉट द ट्रेंड. मॉडर्न ह्यूमन के लिए तो बिल्कुल ऐसा नहीं है. इट इज़ डेफिनेटली नॉट ट्रू फॉर मॉडर्न ह्यूमन. मॉडर्न ह्यूमन्स आर लिविंग लाइव्स मोर फ्री, बेटर दैन प्रीवियस जनरेशन इन एवरी सेंस ऑफ द टर्म. दे फील एंटाइटल्ड एंड दे हैव टू क्रिटिसाइज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. वो उसको कहते हैं ना, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यूज्ड टू कॉल देम वो आंदोलन जीवी लोग. सो पीपल हैव जस्ट बिकम आंदोलन जीवी. दे जस्ट हैव टू डू आंदोलन काम वर्ड में, मतलब उनकी फितरत बन गई है. दे वुड नेवर पॉज फॉर अ वाइल एंड थिंक कि व्हाट आर ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट एग्जिस्ट विद इन दिस फेयर दैट आई एम इन राइट. नहीं, पहले मुझे बाकी सारी फ्रीडम दो, फिर मैं कुछ करूँगा, फिर मैं मून पे भी जाऊँगा, मैं वहाँ पे भी जाऊँगा, वहाँ पे भी जाऊँगा. और नालायक, तुमसे कुछ नहीं हो रहा, ना तुमसे बन सकेगा छोटा सा का, दिन रात रोओगे तो. और जिन लोगों के पास फ्रीडम ही नहीं था, उन लोगों ने कितने बड़े बड़ा जहां बना डाला. तुमसे कुछ नहीं होगा. तो यहाँ पे भी इस सिस्टम ने भी इकोनॉमिक स्टैग्नेशन लाया. अब वो क्या है कैरेक्टर का फॉल्ट? वन ऑफ द फॉल्ट्स ऑफ दिस सिस्टम वाज द वेल्थ दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ये पेजेंट्स. वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं जा रहा, वो जा रहा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर में. अब ये देखिए, हमारी बुक ने इसको कैसे लिखा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट है, इसको समझिएगा. हमारी बुक ने लिखा है, द वेल्थ प्रोड्यूस्ड बाय पेजेंट्स एंड द आर्टिजन्स वाज वेस्टफुली कंज्यूम्ड बाय द फ्यूडल लॉर्ड्स. ये बात कही है. मैंने इसको किन टर्म्स में बोला? मैंने इन टर्म्स को बोला कि जो वेल्थ प्रोड्यूस हो रही थी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं जा रही है, वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर में जा रही है. ये इस स्टेटमेंट की बेहतर एनालिसिस है, क्योंकि ये यही कह रहा है. हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स कर रहे हैं कि ये सिस्टम कैसे बुरा था, इसमें इकोनॉमिक स्टैग्नेशन क्यों आई. वो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन दिखाने के लिए मुझे उसका इकोनॉमिक रीज़न बताना है. इकोनॉमिक रीज़न मैंने आपको बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा नहीं हो रहा, खर्चा हो रहा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर में, विच इन अ लॉन्ग रन इज़ नॉट गुड. अब व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? आई एम टेलिंग यू दिस टू मेक यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ होलिस्टिक लर्निंग. An understanding of one subject is just not possible without the understanding of all other subjects. इसका मतलब ये हुआ, किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए अच्छे से आपको हर एक सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए. बात समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आप कोई पेज पढ़ेंगे हिस्ट्री का, उसी वक्त कहाँ आपको सब चीज़ें पता होंगी. आपको कहीं से तो स्टार्ट करना है. इसीलिए इंक्रीमेंटल स्टेप्स होते हैं. आप हिस्ट्री का पढ़ लिए, फिर आप इकोनॉमिक्स पढ़ लिए, फिर आप सोशियोलॉजी पढ़ लिए, फिर आप साइंस पढ़ लिए, फिर आप हिस्ट्री में एक लेवल आगे बढ़े, फिर आप इकोनॉमिक्स में आगे चले एक लेवल. इसीलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल सोशल साइंसेस इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एनी सोशल साइंसेस. एंड दैट इज़ नॉट ट्रू फॉर मॉडर्न स्टूडेंट्स. This is true for all modern students in good universities.
जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक टू एन ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट इन एंथ्रोपोलॉजी, ही वुड स्टिल बी नोइंग स्टैटिस्टिक्स, ही वुड स्टिल बी नोइंग हिस्ट्री, वो तमाम चीज़ें जानता होगा. बट दैट्स नॉट ट्रू विद यूर इडियट्स जो आपके आसपास होते हैं, बेवकूफ़ लोग हमारी यूनिवर्सिटी से जो निकलते हैं. उनको बिल्कुल इल्म नहीं होता किसी और फील्ड का, उनको स्टैटिस्टिक्स का इल्म नहीं होता रिसर्च में, उनको फ़र्क नहीं पता होता मीन, मोड और मीडियन में क्या है, कि ये तीन क्यों है अलग अलग, उनको फ़र्क ही नहीं पता होता. जैसे उनको बोलेंगे ज़रा बताओ इस डेटा में से ये क्या है, व्हाट इज़ द, ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स क्या आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि मीन बोले हम, मोड बोले या मीडियन बोले. किसी बच्चे को पूछेंगे अगर कि ज़रा अपने मार्क्स रिपोर्ट करो, उसने बोला मेरे आ रहे हैं 100 में से मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं. इसको स्टेटिस्टिकली डिफाइन करो, व्हाट इज़ योर अच्छा, किस चीज़ को तुम अच्छा बोल रहे हो. आर यू अबव द मीडियन मार्क्स ऑफ द क्लास और आर यू अबव एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास. और ये चीज़ें बहुत मायने रखती है, ये बहुत मायने रखती है. जैसे पूरी क्लास के 100 में से आए हैं 4 नंबर, आपके आए हैं 5 नंबर, आप अबव एवरेज है, लेकिन आप नावकार मतलब हैं. 100 में से 4 नंबर है आपके, 100 में से 4 है आपके. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या रिपोर्ट करें, बट दे डू नॉट हैव दीज क्लूज. सिमिलरली उनको कम्युनिकेशन स्किल्स उनके बुरे हैं. यू डू नॉट लीड द विटनेस. जब आप क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, आप यहीं से हिंट्स नहीं देते हैं आंसर की. जैसे किसी भी औरत से आप ये सवाल पूछे, और ये मर्दों पे भी अप्लाई होता है, लेकिन मैं औरतों की मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि ये सर्वेस होते हैं अक्सर. उनसे पूछे ज़रा आप कि हैव यू एवर इन योर लाइफ फील थ्रेटेंड. कौन सा बंदा है अल्लाह का जो बोलेगा नहीं? कौन सा बंदा है? कौन सा बंदा है अल्लाह का जिससे अगर आप पूछे कि हैव यू एवर फेल्ट कि योर फ्रीडम वाज कर्टेल्ड, फिर से कौन सा बंदा है अल्लाह का जो बोलेगा नहीं मेरा फ्रीडम वाज नॉट कर्टेल्ड? द थिंग इज यू आर लीडिंग देम इनटू सेइंग दीज आंसर्स. अगर इन्हीं सवालों को किसी और तरीके से पूछा जाए तो पूरे रिजल्ट ही चेंज होंगे. अब इसकी अच्छी मिसाल है, जैसे जब आप अपना हाथ पढ़ाने जाते हैं ना, वो सड़क पे कोई बैठा होता है, वो फिर आपका हाथ पढ़ता है, वो यही काम कर रहा होता है आपके साथ. वो आपको बोल रहा होता है कि आप घर से निकले थे किसी इंपॉर्टेंट काम से, लोग आपको समझते नहीं हैं, आप अच्छा करना चाहते हैं लेकिन लोगों को लगता है बुरा कर रहे. कौन सा बंदा है अल्लाह का जो ये बोलेगा कि ऐसा नहीं है? हर एक बंदा यही बोलेगा कि हाँ मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लोग बुरा समझते हैं. सिमिलरली उनको इकोनॉमिक एंगल नहीं पता होता बात का. पूछे डॉक्टर से, डॉक्टर बोलेगा कि हमें हेल्थ सेक्टर में खर्चा बढ़ाना है, गवर्नमेंट क्या खर्चा ही करती है, 2% GDP का खर्चा करती है, 6% होना चाहिए. फिर एजुकेशन सेक्टर से कोई आएगा, वो बोलेगा कि जब पैसा ही नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये एजुकेशन सेक्टर में, तो क्या करेगी आवाम? तो 2% है एजुकेशन पे खर्चा, इसको 6% करना चाहिए. फिर आता है डिफेंस वाला, कहता है 2% है खर्चा, 6% होना चाहिए. अरे अल्लाह के बंदो, ये तुम्हारा दिमाग कहाँ गया है? 6% हर एक चीज़ को करेंगे, 600% हो गया. ये आएगा कहाँ से ये 600%? The sum total has to be 100. If you increase the budget for health, education would decrease. If you increase for education, जेब में तो पैसा उतना ही है. तो because you do not know the other field. और इसके फिर ग्रेट रिपरकशन. इसके रिपरकशंस क्या होते हैं? आपका सोशोलॉजिस्ट, आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट, दे आर नेवर इन सिंक. तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं ही नहीं है. दीज आर सेपरेट कॉलेजेस जो एक जगह खड़े हैं, उसको यूनिवर्सिटी का नाम दिया. यूनिवर्स इज कोऑर्डिनेटेड होल. द इकोनॉमिस्ट शुड नो द सोशोलॉजी. अब इसके रिपरकशन सोसाइटी पे क्या है? आपका जो साइकोलॉजिस्ट है, आप उसको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, वो जो आपको सोल्यूशन देता है वो आपके मज़हब के ख़िलाफ़ होता है. अब आप अपने मज़हब वाले के पास जाते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम बताते हैं, वो आपको सोल्यूशन देता है जो साइंस के ख़िलाफ़ है. साइंस वाले के पास जाते हैं, उसको कोई एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, वो एथिक्स के ख़िलाफ़ है. एथिक्स वाले से कहते हैं वो डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ है. ये सब मिल के हमको बेवकूफ़ बना रहे, सब मिल के. और इनको भी नहीं पता, खुद भी बेवकूफ़ बन रहे. इस अंधे, मतलब क्या मैं बोलूँ इससे, हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम गलिस्ता क्या होगा. बट इट्स पॉसिबल टू बी अ गुड स्टूडेंट एंड अ गुड लर्नर. इट्स नॉट इम्पॉसिबल.
You can work on it and it's possible. It takes time, it takes effort, but no good was achieved without putting in some effort. कभी ऐसा नहीं हुआ. It's just not possible. So here as well the same thing is happening. हम जब इनको फ्यूडलिज्म को समझते हैं, अक्सर हम इसको जैसे यही कम्युनिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, वो इसको बिल्कुल ही लिमिट कर देती है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में. ह्यूमंस आर नॉट मेयर economics happening. No, it's not that. So these feudal lords would engage in luxurious living, wars, individual enterprise. ये तमाम चीज़ें they were initiative, these were unknown to these people. अब इसी को कहने का तरीका है कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है सोसाइटी में. इनोवेशंस वर डिस्करेज्ड. और क्या होता था, अब इनका देखिए ज़रा इसको फ्रॉम ए लॉर्ड्स पर्सपेक्टिव. लॉर्ड का जो इनकम है वो किस पे डिपेंडेंट है, कितने पेजेंट्स हैं, कितने फीफ्स हैं, कितने मैनर्स हैं. ठीक, तो वो क्या कोशिश करे, वो चाहेगा और ज़्यादा मैनर्स हो, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है उसके साथ. वो अपने ही ज़मीन का टैक्सेशन नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि उस पर वो पहुंच चुका है एक हाईएस्ट लेवल पे. अब उसको और ज़मीन चाहिए. सो दे वुड लॉन्च दीज डिफरेंट इनकर्जन्स इनटू डिफरेंट लैंड्स. तो ये आपस में भी लड़ते रहते थे. And this desire for new lands and new riches, this encouraged the lords and the leaders of the church to fight holy wars. अब आप आसपास का तो गया सारा, अब लॉर्ड्स आपस में तो दोस्त हैं, ये नहीं लड़ते उतना कि ख़त्म ही करे एक दूसरे को. इनके आपस में चलती रहती थी लड़ाई. ये थोड़ा सा 4 फुट तुमने ले लिया, ये लड़ाइयाँ तो ये करते रहते थे. और फिर जो बड़े लेवल पे डिफरेंट कौमों के ही थे तो वो भी आपस में लड़ते थे. अमीर अली अपनी स्पिरिट ऑफ इस्लाम में लिखते हैं कि क्रिश्चियंस, नो टू सेट्स ऑफ हंग्री हाउंड्स हैव फॉट और दे वर एट ईच अदर्स थ्रोट द वे क्रिश्चियंस हैव बीन एट ईच अदर्स थ्रोट. क्रिश्चियंस की हिस्ट्री उठाए तो सिर्फ लड़ रहे हैं, सिर्फ लड़ रहे हैं. वेर एवर दे आर फाइटिंग. तो if a history, if a log of all the wars was written, we can say with considerable certainty that human war is a history of European society. तो ये तो करते ही रहते थे. अब इनको पूरे यूरोप में स्टेग्नेशन है. अब ये रिचेस कहाँ से आएंगी, तो इसके लिए एक आसपास का ही अमीर है जिसको मुसलमान कहते हैं. तो नज़र कहाँ पड़ रही है, मुस्लिम वर्ल्ड पे. होता है सिलसिला शुरू क्रूसेड्स का. क्रूसेड्स को देखने के बहुत सारे नज़रिया है. ये एक नज़रिया है कि खुद की स्टेग्नेशन है, और ये इसका एक और इंटरनेशनल पहलू भी है, इंटरनेशनल ट्रेड का पहलू. वन ऑफ द थिंग्स दे वर सफरिंग विद वाज ट्रेड. ट्रेड इनका सफ़र कर रहा था, बड़ा बुरा सफ़र कर रहा. क्यों? क्योंकि जो चोक पॉइंट्स है उन पे मुसलमानों का कब्जा है. चोक पॉइंट्स हैं कौन से, देखिए पहले तो यरूशलेम. अब यहाँ पे भी ये भी मिसाल है कि मैप का इल्म होना कितना ज़रूरी है. यरूशलेम, अच्छा ये जेरूसलम है या यरूशलेम. य इन अरेबिक and Semitic languages becomes J in English. Yaqub becomes Jacob. Yusuf becomes Joseph. Yeshua becomes Jesus. ठीक, तो यरूशलेम becomes Jerusalem. तो यरूशलेम में मुसलमानों का कब्जा है. ये है कहाँ पे, यरूशलेम. रेड सी अभी स्वेज कैनाल नहीं बनी है. स्वेज कैनाल बहुत बाद में बनाएंगे फर्डिनेंड एलिज़ाबेथ. रेड सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में बड़ा छोटा सा एरिया है, उसी के बगल में है ये. सिनाई पेनिनसुला के ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में यरूशलेम है. इट इज़ वेरी नियर टू द बोथ दीज सीज, मेडिटेरेनियन एंड दिस. मेडिटेरेनियन के नॉर्थ में यूरोप है, साउथ में नॉर्थ अफ्रीका है, ईस्ट में एशिया है, सीरिया वाला इलाका, और वेस्ट में वो ओपन है टुवर्ड्स अटलांटिक ओशन. तो यूरोपियंस को अगर ट्रेड करना है तो मेडिटेरेनियन होकर करना पड़ेगा. अच्छा, मेडिटेरेनियन होकर क्यों करना पड़ेगा, क्यों अटलांटिक से ट्रेड नहीं कर सकते? करेंगे किसके साथ? वहाँ की दुनिया अभी दरियाफ्ती नहीं हुई है, पता ही नहीं है लोगों को कि वहाँ से भी कुछ है, जिसको अमेरिका कहते हैं. आप वी डोंट इवन नो दे एग्जिस्ट. अफ्रीका में किसके साथ करते हैं? दत्तुर खेयाना तय तय के से कर ट्रेड. अफ्रीका में कुछ था ही नहीं. ट्रेड करना है तो करना किसके साथ है? ट्रेड करना है हिंदुस्तान के साथ स्पाइसेस के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के साथ स्पाइसेस के लिए, ये कॉटन के लिए जो फिर से हिंदुस्तान और साउथ ईस्ट एशिया से आ रहा है.
ये आपका रबर वगैरह ये भी वहीं से आ रहा है, तमाम चीज़ें, टी चाइना से आ रही है, इंडिया से आ रहा है, ये तमाम चीज़ें यहीं से आ रही है। फिर आर्टिजन्स के अच्छे अच्छे काम ये समरकंद से आ रहे हैं, बुखारा से आ रहे हैं, बगदाद से आ रहे हैं। एजुकेशन का मटेरियल पूरा मुस्लिम वर्ल्ड से आ रहा है। ये बारबेरियंस को ट्रेड करना ही इसी दुनिया के साथ है। दरवाजे पे खड़ा है मुसलमान यरूशलेम पे। अब ये करते थे ट्रेड नॉर्दर्न रूट से कुस्तुनतुनिया होकर। कुस्तुनतुनिया कहाँ पे है, ये फिर से देखिए जियोग्राफी का इल्म कितना ज़रूरी है। कुस्तुनतुनिया है बिल्कुल चिकन नेक पे, गर्दन को पकड़ के रखा है बॉस्फोरस स्ट्रेट्स के पास। एक तरफ ब्लैक सी है, दूसरे तरफ से है एशियन सी और मेडिटेरेनियन। सो दैट मीन्स यू कैन गो थ्रू कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया से आप एशिया में आ जाएंगे, कॉकेसस होते होते जो मॉडर्न डे आर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान है, उससे होते होते आप उज़्बेकिस्तान पहुंचेंगे। उज़्बेकिस्तान को आप क्रॉस करेंगे, समरकंद बुखारा हो जाएंगे, आप काशगर पहुंचेंगे। काशगर हो गया आज का जिनजियांग, जहाँ पे उइगुर मुस्लिम्स होते हैं। तो काशगर होके आप चाइना पहुंच जाएंगे। तो आपने पूरा स्किप कर लिया एक तरीके से। लेकिन उस पर भी मुसलमानों का कब्ज़ा 1453 में, ठीक। और फिर उससे पहले ही यहाँ से कैस्पियन सी के पास मुसलमान पहुँच चुके थे। कहने का मतलब इवन व्हेन कुस्तुनतुनिया पे मुसलमानों का कब्ज़ा नहीं था, उसके आसपास हर जगह मुसलमानों का कब्ज़ा था। दैट मीन्स वो रूट आपके लिए तब भी बंद है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुस्लिम्स ऑलरेडी यूरोप में दाखिल हो चुके थे बिफोर कॉन्करिंग कुस्तुनतुनिया। नॉट मेनी पीपल नो दिस। दैट मीन्स कुस्तुनतुनिया पे फतह करते टाइम मुस्लिम्स वर नॉट अटैकिंग फ्रॉम साउथ और साउथ ईस्ट, दे वर इक्वली अटैकिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट पे भी मुस्लिम्स हैड ऑलरेडी कैप्चर्ड। ये सिटी एक बची थी बस जिस पे कैप्चर नहीं हुआ था, कुस्तुनतुनिया पे, जिसको इस्तांबुल कहते हैं। सो व्हाट वुड दे डू नाउ? क्या करें आप इस प्रॉब्लम का, द मुस्लिम मेनेस? तो होली वार। मुसलमान भी यही कहते हैं, जब उनको कोई काम नहीं होता तो उसको जहाद बोल दो आप। दे हैव टू फाइट देयर सेक्युलर फाइट्स। इफ़ दे कैन नॉट गेट पीपल टू जॉइन इट, तो उसको बोलो जहाद किए, जहाद है दीन के लिए। तो सारे मुसलमान खड़े हैं लाइन में। क्रिश्चियन ने भी ऐसा ही किया, क्रूसेड्स। वी हैव टू रिक्लेम आवर होली लैंड, यरूशलेम वापस लेना है। तो वो यरूशलेम को लेने में कामयाब भी हुए। फिर सलाउद्दीन अयूबी ने वापस उसको फतह किया, और सलाउद्दीन अयूबी के बाद कल तक वो मुसलमानों के ही कब्ज़े में था। अब तो नहीं है। अभी भी केयर टेकर उसके मुस्लिम्स ही हैं मेजॉरिटी एरिया के। जॉर्डन इज़ द केयर टेकर, बट बाय नाउ इट इज़ अंडर इजराइल्स ऑक्यूपेशन। तो होली वॉर स्टार्ट हो गए। क्या हो गया? 7वीं सदी में ही मुसलमानों ने कब्जा कर रखा था पैलेस्टीन पे। होली प्लेसेस जो क्रिश्चियनिटी के थे वो वहीं पे थे। तो अच्छा, इनको ट्रेड करना था, ट्रेड करने के लिए फिर ये निकले ना वो करने के लिए, अब समुद्री रास्ता ढूंढो। ज़मीन पे तो पूरा मुसलमानों का कब्जा है, अब समुद्री रास्ता ढूंढो हिंदुस्तान का। तो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन शुरू हो जाती है। तो वो घूम के पहुंच जाते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप में उनको एक निकम्मा मुसलमान ही मिलता है। वो फिर बताता है उनको, मैं दिखाता हूँ हिंदुस्तान का रास्ता, वास्को डी गामा को। और फिर वास्को डी गामा कैलिकट में लैंड करता है। फिर उसके बाद अल्बुकर्क एटसेट्रा वो वहाँ पे बनाते हैं अपनी पहली फैक्ट्री। और फिर हिंदुस्तान पे धीरे धीरे कब्ज़ा शुरू होता है। और लाने वाला मुसलमान ही था। ठीक। तो अब ये एक ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप दूसरी डायरेक्शन में निकला, क्रिस्टोफर कोलंबस वाला। उसने बोला ज़रा उस डायरेक्शन में देखे क्या है। तो वो पहुंच गया वहाँ नॉर्थ अमेरिका। तो बोला ये हिंदुस्तान है, तो बन गया वो वेस्ट इंडीज़। तो यू सी हाउ मुस्लिम प्रेजेंस इन द सेंटर फोर्स देम इन्वेंशन। ये नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। एंड दिस इज व्हाट द असहाब सेड अबाउट यूरोपियंस। क्या बोला था जब उन्होंने, एक सहाबी ने तारीफ की यूरोपियंस की जंग के मैदान में, तो दूसरे सहाबी ने बोला क्या तुम अपने दुश्मन की तारीफ कर रहे हो? तो उसने बोला कि मैंने हुजूर को बोला कि ये आखिर ज़माने में दे वुड बी सो एंड सो, ऐसे जो भी। एंड देन ही सेड इफ दैट इज सो देन नो दीज 3 क्वालिटीज विच इज गुड अबाउट देम। वो 3 क्वालिटीज़ में एक क्वालिटी वो कहते हैं सहाबी कि इन द टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी दे आर द फर्स्ट टू रिकवर। अगर यूरोपियन का आप कहीं से चोक करें और कहीं और से रास्ता निकाल ही लेंगे, ये याद रखेगा उनके बारे में। एंड दिस इज़ अ गुड ट्रेड वी कैन लर्न फ्रॉम देम। हमारा क्या होता है, हमारा फोक निकल जाता है, बस तो हो गया ख़त्म। हम अब क्या करें, आप तो गया।
they rebound in a day, they come back and they are regrouped, they help their poor. ये पूरा उस हदीस में बयान हुआ है. खैर, तो होली लैंड पे अब वापस कब्जा करना है. ये जो लॉर्ड्स थे दे वुड ज्वाइन दीज वॉर्स. आपस में भी लड़ते थे लेकिन इनको भी ज्वाइन किया. ये वॉर्स दे वुड सून एंड इन फियास्को. लेकिन यूरोपियन लाइफ पे इनके इन्फ्लुएंस रहे. ये जो पता है क्रूसेड्स ने शेप किया है यूरोपियन वे ऑफ लुकिंग एट इस्लामिक वर्ल्ड. ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं ना कि ये कैसे देखते हैं मुस्लिम वर्ल्ड को, इट इज़ अंडर द शैडो ऑफ क्रूसेड्स. कि ये बारबेरियंस, ये ऐसे, तो ये सारा डेवलप हुआ है इसी एरा में, क्रूसेड्स वाले एरा में, कि बारबेरियंस कब्जा करके रखे हैं इस एरा पे. सो इवन मॉडर्न थिंकिंग, मॉडर्न यूरोपियन थिंकिंग इज बेस्ड ऑन दिस क्रूसेड वाली थिंकिंग. एटलीस्ट दैट्स व्हाट मोहम्मद असद सेज in his Islam at Crossroads, and he is an insider, so he can give a good perspective and he gives his reasons for why he believes to be so. अब इस लड़ाई में भी बड़ा ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज हुआ और अरब्स के साथ जब कांटेक्ट हुआ तो इन्होंने देखा हम तो समझ रहे थे बारबेरियंस यहाँ तो हमसे भी आगे निकले हैं, ये तो हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, ये तो बहुत आगे हैं हमसे हर मामले में, एजुकेशन, लक्जरी, एवरीथिंग. एंड स्टार्ट द ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द चर्च. सारी चीज़ लक्जरी गुड्स की जो डिमांड करते रहे, ट्रेड और कॉमर्स जो इनके साथ इनका बढ़ा, तो दे बिकेम द डंपिंग साइट्स ऑफ अरब गुड्स. वॉर्स वेर ए ड्रेन ऑन रिसोर्सेज ऑफ चर्च. द पोप टुक रिकोर्स टू सम क्वेश्चनेबल प्रैक्टिस टू ऑगमेंट हिज रिसोर्सेज. अब वो क्या करेगा, वो भी कुछ चीज़ें करेगा अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसके भी हालात ख़राब हो गए. तो इस टाइम पे दे स्टार्ट वर्किंग विद ईच अदर एंड ट्रेडिंग विद ईच अदर. बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज के टर्म्स अरेबिक ओरिजिन के हैं इसी वजह से, इस कॉन्टैक्ट की वजह से. शुगर, लेमन, सिरप, सोफ़ा, मसलिन, बाज़ार, अलजबरा, ज़ीरो, साइफर, केमिस्ट्री, ये तमाम ये वर्ड्स यहीं से निकले. तो अर्ली मिडल एजेस, ये इनको डार्क एजेस भी कहा जाता है और कुछ हद तक ये सही में डार्क थे भी, क्योंकि यूरोप की लाइफ बड़ी मिजरेबल थी. एजुकेशन बड़ा अनकॉमन था. अच्छा, एजुकेशन बड़ा अनकॉमन था इसलिए मिजरेबल है, बिल्कुल गलत बात. पूरी दुनिया में एजुकेशन अनकॉमन था. ये एजुकेशन को आसमान पे चढ़ाने का काम इस एरा में हुआ है. और वो भी कैसे हुआ है, तो क्या पुराने ज़माने में बारबेरियन लोग थे? बिल्कुल नहीं थे. एजुकेशन की डेफिनीशन किताबी एजुकेशन बन गई, इल्मी किताबी बन गया मुसलमान. अब एजुकेशन होता था सीना बसीना इससे पहले. दैट मीन्स यू लर्न एटिकेट, दैट इज़ एजुकेशन. अदब का इल्म ही एजुकेशन था. आज भी हम अदब ही पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन हमने अब अदब किसको कहा? सिर्फ लिटरेचर को, ये किताबों के अंदर जो है. अदरवाइज लर्निंग वॉज टेकिंग प्लेस इवन दोज डेज, बट इन डिफरेंट वेज. दे वर नॉट इन स्कूल्स और दे वर नॉट रीडिंग बुक्स. सो द करेक्ट वर्ड इज़ लिटरेसी. पीपल वर नॉट लिटरेट. यस, ज़्यादातर लोग लिटरेट नहीं थे. हार्डली 5%, 10% पॉपुलेशन लिटरेट होती थी, और एडवांस कौमों की 10% पॉपुलेशन लिटरेट होती थी. बाय एंड लार्ज लोग अपना नाम भी नहीं लिख सकते थे. शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि वो भी अपना नाम नहीं लिख पाता था. कहा जाता है, वी डोंट नो. वी नो सम थिंग्स बिकॉज सिग्नेचर्स में देयर इज़ लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसी शेक्सपियर के, तो उससे भी पता चलता है. एंड दिस हैज़ ऑल्सो लेड टू लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसी थियरीज अराउंड शेक्सपियर, तो वो भी अपना इंटरेस्टिंग है. सो एजुकेशन अनकॉमन था. एजुकेशन अनकॉमन नहीं था, लिटरेसी अनकॉमन थी. एजुकेशन आज अनकॉमन है, तब नहीं था एजुकेशन अनकॉमन. हेल्पलेसनेस ऑफ द कॉमन मैन, आर्बिट्री रूल ऑफ द किंग एंड बैरन्स एंड एब्सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी, ये तमाम मसाइल थे इस टाइम पे. ये फिर से मैं नहीं मानता ये मसाइल थे. ये मसाइल हमेशा रहे हैं या आज भी है. आर्बिट्री यूज़ ऑफ रूल आज भी होता है, रूल ऑफ लॉ आज भी ऐसे ही होता है. द पावरफुल हैव देयर डे. नेशनल यूनिटी के को रिप्लेस करके कोई रिलीजियस यूनिटीज़ होती थी, तो ऐसा भी नहीं है कि यूनिटी नहीं थी. और ये तमाम कंडीशन लगभग 1000 साल यूरोप में रही. हम इस सेशन को यहाँ पे मुकम्मल करते हैं. विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन फ्यूडलिज्म इन अपकमिंग सेशंस इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम.